जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा है आज 4। टॉपिक हमारा चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसकी कैलकुलेशन करना हम सीख रहे हैं। अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जिन कंपोनेंट्स की कैलकुलेशन सीखी उसमें है बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर्स। शाबाश। आज के लेक्चर में हम कल के कुछ जो कंसेप्ट्स थे हमने सीखे थे उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको होम असाइनमेंट दी थी, ठीक है? तो बहुत से स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट अल्लाह का शुक्र है कर लिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम दो रीजंस की वजह से आ रही है। एक, जिन स्टूडेंट्स ने डिस्काउंट रेट डिफरेंट यूज किया है उनका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ये नेचुरल है, ये होगा डिस्काउंट, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन होती है ना, ठीक है? तो इसकी वजह से अगर आप डिस्काउंट रेट डिफरेंट यूज करें तो आंसर डिफरेंट आएगा। इसलिए अक्सर एग्जाम में या प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वो मेंशन कर दिया करता है, बाज़ औक़ात एग्जाम में भी मेंशन कर दिया करता है कि आप ये वाले डिस्काउंट रेट्स यूज करें ताकि आपका आंसर तकरीबन वही आए जो कि सजेस्टेड सॉल्यूशन है। एक इस वजह से फर्क आया। दूसरा डिफरेंस आया इस वजह से कि जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है तो उसको फिर मार्केट वैल्यू जो है उससे लेस भी किया है, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको लेस नहीं किया, इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अच्छा, एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है। मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट फाइनेंसिंग का और इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट ये आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि जब हम इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे जाए तो हमारे लिए आसानी हो, ठीक है? छोटी सी एग्जाम्पल के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, एग्जाम्पल के ऊपर नहीं। एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए। फर्ज कीजिए आप एक मुर्गी खरीदते हैं, ठीक है? उस मुर्गी से आपको दो फायदे होंगे। एक, हर रोज वो अंडा देगी, और दूसरा जब उसकी तकरीबन उसकी लाइफ जितनी भी लाइफ, फॉर एग्जांपल मुझे कंफर्म नहीं है, फॉर एग्जांपल 3 महीने है, तो 3 महीने के बाद उसको ज़िबा करके हम उसका गोश्त खाएंगे। ऐसे ही ये दो फायदे होंगे। लेकिन उस मुर्गी को हासिल करने के लिए आपको इस वक्त एज ऑन टुडे कुछ पैसे अदा करने पड़ेंगे। जो आपको उसके पैसे अदा करने पड़ेंगे वो है उसकी आज की मार्केट वैल्यू। वो उसकी क्या है? आज की मार्केट वैल्यू। ये बात समझ आ रही है? अगर तो उसने क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दी हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू नहीं भी दी हुई और हमसे कहता है कि मार्केट वैल्यू इसकी कैलकुलेट करो, आज के दिन में इस मुर्गी की मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम उसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो जितने भी अंडे देगी हर रोज उन सब अंडों को डिस्काउंट करके, और जिस दिन वो आखिरी अंडा देगी उसी दिन, उससे अगले दिन नहीं, उसी दिन उसको ज़िबा कर देना, और उसके जो गोश्त की वैल्यू होगी उसको डिस्काउंट कर देना। वो दोनों को टोटल करें तो वो उसकी आज की वैल्यू होनी चाहिए। भाई ये एग्जांपल समझ आ रही है? इसीलिए याद रखें, एसेट्स की अगर मार्केट वैल्यू दी हो ना किसी भी क्वेश्चन में, वो कोई भी, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, वो चाहे डिबेंचर्स हो, वो चाहे इक्विटी शेयर, कोई भी हो, किसी भी एसेट की अगर उसने आज हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा, नहीं दी हुई तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उसके जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी। ये बात समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मार्केट वैल्यू ना दी हो तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। ये बात समझ आ रही है? इसको लिख ले, ठीक है? इफ मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, अगर नहीं, अगर दी हुई है तो याद रखें फिर तो जो दिया ना उसने वही लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इफ मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज नॉट गिवन तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? इट्स मार्केट वैल्यू विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लोस। मैं उसकी तरफ आ रहा हूं तरतीब से। भी ये समझ आ गया?
ठीक है, असूली तौर पे ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होता भी है, लेकिन समटाइम एक्चुअली मार्केट में ना स्पेकुलेशन होती है, उसको छोड़ दे। यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा, अब हमें अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि इस प्रोजेक्ट है, इसका ये एक अलग कंसेप्ट था, क्लियर हो गया? अब आते हैं आपके कल के क्वेश्चंस की तरफ। उसने कहा आईआरआर कैलकुलेट करो। हमने क्या किया? हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की लोअर रेट पे, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की हाई रेट पे, फिर फार्मूला लगा के आईआरआर एस्टिमेट कर लिया। ये बात समझ आई आपको? कैसे किया फिर से बताइए? आईआरआर कैलकुलेट कब करते हैं पता? किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करना हो तो वो उसकी आईआरआर होती है। ये तो कल बताया ना सूल। आईआरआर कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या? 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 तरीके। वो है अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो तरीका हमने यूज करना, जो आईकैप हमें सिखा रहा है, वो क्या है? आपने पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है लोअर रेट पे, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हाई रेट पे, फिर फार्मूला लगा। अच्छा, फार्मूले में तो कोई मसला नहीं है ना, उसमें कंसेप्ट नहीं, फिगर्स है, इनपुट करके आ जाएंगे। स्टूडेंट इसमें 2 गलतियां करते हैं, वैसे एक गलती है, एक गलती नहीं है। 2 इश्यूज आते हैं आईआरआर की कैलकुलेशन में। पहला इशू, सर हमने लोअर रेट क्या रखना है और हमने हायर रेट क्या रखना है? ये आपकी अपनी जजमेंट है। नॉर्मली क्वेश्चन में जो उसने जो भी इंटरेस्ट रेट दिया होता है ना, हम 2-3% ऊपर 2-3% नीचे रखते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी। अगर आपने जो लोअर और हायर डिस्काउंट रेट लिए वो डिफरेंट हुए, और इन्होंने जो लोअर और हायर डिस्काउंट रेट लिए वो डिफरेंट हुए, इन्होंने 8 और 12 ले लिया, इन्होंने 6 और 15 ले लिया, तो याद रखें आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन दोनों आंसर करेक्ट होंगे अगर कैलकुलेशन ठीक की है। ये बात समझ आ रही है? तो लोअर और हायर रेट अगर आप डिफरेंट लेते हैं तो उससे आईआरआर डिफरेंट आएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरा, आपने क्लास में ऐसा स्टूडेंट है जो बता सके कि प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू में कोई फर्क है कि एक ही है? फर्क है। अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें और जो उसने क्वेश्चन में आज के दिन की मार्केट वैल्यू दी हुई है उसमें से लेस अगर तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ले, हर साल जो इंटरेस्ट मिलता रहा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, एंड पे जब रिडीम होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को अगर ऐड कर दे ये क्या बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू। शाबाश। और अगर इनमें से आज की उस एसेट की उस लेस कर दे वैल्यू तो फिर क्या बनेगा? फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू। आईआरआर में हमने क्या यूज करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा मुझे बताइए कितने स्टूडेंट का आंसर मैच कर गया था असाइनमेंट में? जो मैंने आपको क्वेश्चन दी मैच कर गया था, शाबाश। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन मैच नहीं किया, लेकिन इसकी 2 रीजन होंगी। एक रीजन क्या होगी? रेट्स डिफरेंट यूज किया है। अगर ये रीजन है तो ये भी ठीक है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिफरेंट रेट यूज किए थे? ये भी ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एनपीवी कैलकुलेट करते हुए प्रेजेंट वैल्यू में से मार्केट वैल्यू लेस नहीं की। ये कितने स्टूडेंट थे? ये चलें, ये कम, शुक्र, ठीक है। अगर ये लेस नहीं तो फिर जाहिर है एनपीवी होगी नहीं, वो तो प्रेजेंट वैल्यू होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू थोड़ा ही होगी। प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट में फर्क, जैसे सेल्स में और नेट सेल्स में फर्क होता है ना। सेल्स में से सेल्स कोई चीज लेस करते हैं फिर नेट सेल आती है, तो प्रेजेंट वैल्यू में से कोई चीज लेस करेंगे फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना। क्लियर हुई ये बात? चलिए, ये 2 इशू थे इस असाइनमेंट में,
लेकिन फिर भी याद रखें हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी चूंकि ये मैंने आपके हाथ से क्वेश्चन निकलवा दिया है तो मैं एक एक कंसेप्ट डिस्कस कर लूंगा, कैलकुलेशन जो मुझे आप कहेंगे वो मैं करवाऊंगा, वरना मैं आगे चलूंगा। लेकिन आज के जो कंसेप्ट होंगे इसमें हाँ कोशिश करूंगा कि अगर टाइम एंड पे हुआ तो मैं खुद कैलकुलेशन आपके साथ करूं, लेकिन कंसेप्ट सेम है। स्टार्ट करें, चलिए जी। जी ये पहले कल वाले, बिल्कुल पहले कल वाले टॉपिक को ही हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन 1 और 2 जो कॉस्ट ऑफ डेट से रिलेट करते थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 3 की तरह, जो किससे रिलेट करता था, प्रेफरेंस है। लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कंसेप्ट रिवाइज कर लूं। प्रेफरेंस शेयर्स में कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती थी तो कैसे कैलकुलेट करते थे, ये डिपेंड करता था इरिडीमेबल है कि रिडीमेबल है। अगर इरिडीमेबल है तो फार्मूला होता था डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, जो आज की मार्केट वैल्यू है, आज की जो प्राइस है, आज के दिन मार्केट में जो जितने में बिक रहा है वो प्रेफरेंस शेयर वो। और अगर रिडीमेबल है आईआरआर। अच्छा आईआरआर कैलकुलेट करते हुए कैश, जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है फिर उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आईआरआर कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए कितनी तरह के कैश फ्लोज होते हैं, 2 तरह। शाबाश, ये बहुत अहम पॉइंट है आपकी सोच से ज्यादा। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 कैश फ्लोज हैं, एक वो जो हर साल मिलेगा इंटरेस्ट, एक वो जो एंड में मिलेगा, उसे समटाइम हम जो एंड में मिलता है ना, जो जो हर साल मिलता है उसे हम एन्युटी कह देते हैं, और जो एंड पे होता है उसे समटाइम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, या एक और वर्ड होता है टर्मिनल वैल्यू। जब वो टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है प्रोजेक्ट, तो उस वक्त जो वैल्यू आएगी, ठीक है। ये 2 तरह के प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए ये दोनों तरह के कैश फ्लो डिस्काउंट होंगे, फिर उसके बाद आज की वैल्यू लेस कर दे, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, ये मेरा कंसेप्ट था जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रिवाइज कर लिया। हाइब्रिड वाले स्टूडेंट बताएं यहां तक बात समझ आ रही है? कल के जो कंसेप्ट मैंने क्विकली रिवाइज किए कि प्रेफरेंस शेयर्स में हमने उनको अगर रिडीमेबल है तो कौन सा फार्मूला है, इरिडीमेबल है तो कौन सा फार्मूला है, और रिडीमेबल में आईआरआर कैलकुलेट करते हुए हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है। ये क्लियर है तो मुझे बताएं, आगे चलो। चलिए अब कह रहा है कि एक कंपनी है डी कैन इश्यू परपेचुअल प्रेफर्ड स्टॉक। परपेचुअल क्या होता है, इरिडीमेबल। प्रेफर्ड का मतलब प्रेफरेंस। स्टॉक किसको कहते हैं, इन्वेंट्री को क्या, ये अमेरिकन टर्म है। स्टॉक का मतलब शेयर्स भी है, शेयर्स, ठीक है। कह रहा है प्रेफर्ड शेयर एट ए प्राइस ऑफ ₹50। आज की इसकी प्राइस क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आज अगर हम इसको खरीदना चाहे, बेचना चाहे, कितने में खरीदे बेचेंगे, 50 में, with an annual dividend of ₹4.5 a share। एनुअल डिविडेंड इसके ऊपर मिलता है वो कितना है, व्हाट इज द कंपनीज कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। इसके लिए वर्ड जो मर्जी यूज कर ले, हमने के मींस उसकी कॉस्ट या रिटर्न, पीएस मींस प्रेफर्ड शेयर, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी एब्रिविएशन यूज कर ले। इरिडीमेबल है, फार्मूला क्या है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। कैलकुलेटर के ऊपर सिंपल सी भी कैलकुलेशन हो ना, कैलकुलेटर के ऊपर करनी है हमने। 4.5 ऊपर, ये हाइब्रिड वाले भी कैलकुलेटर अपने सामने रखे, कैलकुलेशन करें, शाबाश। 4.5 डिवाइडेड बाय कितना, 50, ये 0.09, तो ये 0.09% हुआ ना, नहीं नहीं नहीं, ये 9% है, 9%। देखें मैच होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें, आगे चला जी जी। नहीं स्पेसिफिकली उनका सवाल ये है, ये भाई जवाब, सवाल ये है, क्वेश्चन में तो बताया नहीं रिडीमेबल के इरिडीमेबल, क्या हमने अज्यूम किया, बताया हुआ है परपेचुअल का मतलब है जो हमेशा रहे, हमेशा इरिडीमेबल, ठीक है। आगे चलते हैं, अटेंटिव होके। एक कंपनी, मैं एक एक लफ्ज के ऊपर
बाज़ कुछ अल्फाज है मैं उनके ऊपर डिबेट करूंगा, आपने समझते जाना जो समझाऊं। एक कंपनी हैज इशूड 7% प्रेफर्ड शेयर्स। प्रेफर्ड शेयर समझ आ गई, ये 7% क्या है? जब कभी किसी भी सिक्योरिटी से पहले परसेंटेज लग जाए ना, इसका मतलब है कि इसके ऊपर इतना डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला करेगा, ये फिक्स्ड है 7%। ठीक है, इतना इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला करेगा 7%। लेकिन ये 7% किस पे लगेगा? इस शेयर या डिबेंचर की फेस वैल्यू के ऊपर, जो उसके ऊपर लिखी हुई है, या उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर? बहुत अहम कंसेप्ट। बताइए, ये जो 7% डिविडेंड मिला करेगा, ये इस शेयर्स की फेस वैल्यू पे मिला करेगा या कि मार्केट वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे। ठीक है, और इसकी फेस वैल्यू क्या है? आगे से बता दे, 100। फेस वैल्यू को क्वेश्चन में लाजमी बताएगा। ठीक है, आई के अपने एग्जांपल्स बताते हैं ना, कुछ केसेस में उसने नहीं बताई, एज्यूम करते हैं हम उसको, उसमें 100 थी। 100 फेस वैल्यू है। These preference shares will be redeemed। redeemed का क्या मतलब है? वापस होंगे। irredeemable है कि redeemable? कौन सा फार्मूला लगेगा? IRR वाला। लेकिन आगे सुने, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड, redeemed at par। at par का मतलब क्या है? कि एंड पे जाके जब हम ये कंपनी वाले प्रेफरेंस शेयर वापस लेंगे, कितने पैसे देंगे? 100 रुपए। अगर यहां लिखा होता रिडीमेबल एट डिस्काउंट, तो फिर कंपनी कितने पैसे देते? 100 से कम। अगर लिखा होता विल बी रिडीम एट 5% डिस्काउंट, 95। शाबाश, बेहतरीन, 95। और अगर लिखा होता विल बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, 110। शाबाश, 110। अब नंबर से निकल के थोड़ा सा आपका कंसेप्ट चेक करूं। 7% है उसका रेट ओरिजिनली। क्या इसकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 7% ही नहीं होनी चाहिए? नहीं, फर्क आ सकता है। किस वजह से फर्क आता है? बाज़ मार्केट वैल्यू से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर यहां पे लिखा होता विल बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो कंपनी को पैसे ज्यादा देने पड़ते कि कम? कंपनी की कॉस्ट, इस इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बढ़ती कि कम होती? शाबाश, बढ़ती। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि जब रिडीम्ड एट प्रीमियम कह रहा होगा ना, और आप आईआरआर की कैलकुलेशन करेंगे, तो वो परसेंटेज ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी। और अगर एट डिस्काउंट लिखा है ना, इसका मतलब है कंपनी फायदे में। कंपनी फायदे में 100 के 95 देने हैं कंपनी ने। इस सूरत में कंपनी की कॉस्ट क्या होगी? जब आप आईआरआर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। ये समझ आया? मैं इसलिए बता रहा हूं, सिर्फ कैलकुलेशन में ना आप घूम जाए। कैलकुलेशन के एक्सपर्ट तो हम होंगे इंशाल्लाह, लेकिन साथ कंसेप्ट भी आप पहले से अंदाजा लगा लें। यार एग्जैक्ट कॉस्ट तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, लेकिन ये ना 7% से ऊपर होनी चाहिए या 7% से नीचे होनी चाहिए। रफ एस्टिमेट आपके माइंड में होना चाहिए। मैं उसके फैक्टर्स बता रहा हूं। एक मैंने मार्केट वैल्यू बताया, और दूसरा डीमैट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। बताइए, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट की बात समझ आई कि नहीं आई? आगे चलें। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद रिडीम होगा। इसका मतलब है इस पे हमें डिविडेंड कितने साल तक मिलता रहेगा? 4 साल तक। और उसके बाद क्या मिलेगा? और जो उसकी प्राइस है, जो कि है 100। मार्केट वैल्यू ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर इज ₹96.25। मार्केट वैल्यू कितनी है? 96.25। इनाम दूंगा 100 रुपीज। अभी के अभी जो स्टूडेंट ये बताए, फर्ज कीजिए अगर उसने क्वेश्चन में ये मार्केट वैल्यू ना दी होती, यहां पे कहता मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, है कोई स्टूडेंट जो कैलकुलेट कर पाता? एक मिनट पहले, पहले उन्हें किसकी प्रेजेंट वैल्यू? नहीं, एक मिनट है, जिन्होंने पहले याद,
पहले हम 7% कैलकुलेट करके सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे, एनविटी को डिस्काउंट करेंगे, फिर बाद में मैच्योरिटी वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करें, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये मार्केट वैल्यू ना दी होती शाबाश, तो यही हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वही होती। ठीक है, प्रेजेंट नहीं, देखें सही आंसर नहीं, क्विक आंसर भी तो देना होता है, बेबास। कैलकुलेट कास्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर, प्रेफर्ड शेयर की कास्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, प्रेफर्ड शेयर की कास्ट कैलकुलेट करो। रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल, क्या होगी, IRR। अब एक ही मसला है, ट्विस्ट खाने में IRR कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करें, एनविटी। अच्छा बताइए, एनविटी के फार्मूले से कैलकुलेट करूं या कि हर कैश फ्लो को लहदा डिस्काउंट करूं? पक्की बात है, ये खुश किया आपने, शाबाश। हमारे पास एक एफिशिएंट वे है, तो हम क्यों एक एक कैलकुलेशन की तरफ जाएं? किस रेट पे, किस रेट पे एज्यूम करें, कौन सा एज्यूम करें? अच्छा, जो सोल्यूशन मैं चाह रहा हूं सोल्यूशन मैच हो जाए। सोल्यूशन में क्या लिखा, वो मैच हो गया, 8 और 10। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्लियर हो गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पक्की बात। फार्मूले में ऐड और मल्टीप्लाई का क्या है, मतलब एल प्लस है और एन पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, डिफरेंस है। लो जो हमारा पहले लोअर रेट पे कैलकुलेशन करते हैं, फिर हायर रेट पे कैलकुलेशन करते हैं, फिर नीचे जब इंट्रापोलेशन करते हैं ना, यानी वो फार्मूला लगाते हैं, उसमें पहले लोअर रेट लिखते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के ऐड साइन लिखने के बाद हमने लिखना है एनपीवी एट लोअर डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर माइनस हायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी ये तीन फिगर्स को कैलकुलेट करने के बाद प्लस करना है। ऐसा नहीं करना पहले डिवीजन करके उसको प्लस कर दें और बाद में मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नहीं करना। वो मैथ का असूल है ना, आपको पता है, पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगी फिर बाद में प्लस होगा। ये समझ आ गया क्वेश्चन? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। एक कंपनी हैज इशूड 12% प्रेफर्ड शेयर। 12% क्या चीज है? रेट ऑफ डिविडेंड जो फिक्स्ड है, 12% मिला करेगा ऑफ ₹100 पे। ये 100 क्या है? फेस। अच्छा बताइए, ये जो डिविडेंड मिलना है ये फेस वैल्यू पे मिलना है या मार्केट वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे, 100 पे। These preference share will be redeemed। redeemed को खास तौर पे अंडरलाइन करें। इसका मतलब है कौन सा फार्मूला लगेगा? IRR at premium of 5% after 4 year। at premium of 5% after 4 year, यानी 4 साल के बाद जो इसकी मेच्योरिटी वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू, वो क्या है? 105। इसका मतलब है किसी भी डिस्काउंट रेट पे जो भी आपने लिया, उस पे जब आप एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या करेंगे? 12% ऑफ 100, 12 से एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू किससे कैलकुलेट होगी? 12 से। और जो टर्मिनल वैल्यू है वो क्या होगी? 105। इसका मतलब है जब आप कोई सा रेट बताएं, 10%, जब हमने 10% की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, हमने करना है 1 माइनस 1/1 प्लस आई। आई क्या है? 10%, 0.1। पावर कितनी होगी? 4, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय आई 0.1। मल्टीप्लाई किससे करना है? एनविटी 12 से, मल्टीप्लाई 12 से होगा। और ये होगी एनविटी की वैल्यू। अब मेच्योरिटी वैल्यू ऐड करनी है तो वो होगी 105 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 4। ये क्लियर हुई बात? जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या होगा?
प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन हमने तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, ये मार्केट वैल्यू जो क्वेश्चन में दी होती है इसका मकसद यही होता है। शाबाश, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, यही मतलब होता है इसका मकसद। भाई कैलकुलेशन कर लाएंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे रेट के ऊपर भी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद फार्मूला लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक दफा इस क्वेश्चन की हर इंफॉर्मेशन को देख लें और सोच लें इसका इस्तेमाल क्या होगा। ये 12% उसने लिखा हुआ है, ये क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। ये किस वक्त यूज होगा, एन्युटी की अमाउंट के लिए। ये जो फेस वैल्यू 100 लिखा हुआ है ये किस लिए यूज होगा, 12% को। ना 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 ना, ये मार खा गए। फेस वैल्यू लाजमी नहीं मैच्योरिटी वैल्यू हो, फेस वैल्यू रेट इंटरेस्ट या डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। जब ये मैच्योर होगा तो 100 के, वो तो डिपेंड करता है एट पार एट प्रीमियम पे। भैया ये बात समझ आई नहीं, फिर से कंपनी हैज इशूड 12%। हर फिगर क्वेश्चन में जो आ रही है पता होनी चाहिए इसका मकसद क्या है। 12% प्रेफर शेयर या डिबेंचर के साथ उसने परसेंटेज बताया, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर ये डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा हर साल ऑफ रुपीज 100। हाँ, फेस वैल्यू पे लगाना है, मार्केट वैल्यू पे नहीं लगाना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी 100, इस केस में कितना होगा, 12। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम ऑफ 5%, ये इंफॉर्मेशन किस लिए दी है, ये हाँ, अब ये एन्युटी के लिए नहीं है, ये मैच्योरिटी वैल्यू के लिए, ये मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ, अच्छा आफ्टर 4 इयर्स, ये 4 किस लिए है कि एन जो हमने फार्मूला में इस्तेमाल करना है ना, एन वो 4 है, फार्मूला में जो एन इस्तेमाल करना है ये 4 है, एन नंबर ऑफ ईयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर इज, ये 108.97 किस लिए दिया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा इस सारे क्वेश्चन में उसने डिस्काउंट रेट तो दिया ही नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है, उसी का तो सारा झगड़ा है, उसी का तो सारा झगड़ा है, वही तो कैलकुलेट करना है कास्ट। भाई ये बात समझ आई आपको, नहीं जी, जी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, चलिए नो प्रॉब्लम। अच्छा ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन और जो आज का टॉपिक है इसमें कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, तो आज का टॉपिक कवर कर लें, या अब असल में ना इसको, हाँ वो सारे को रेज करना पड़ना, नहीं मैं करवाता हूं, नहीं इसको क्लियर करके फिर आगे चलना चाहिए, लेकिन मैं यहां पे कैलकुलेशन शो करवाऊंगा। ठीक है, आपने समझते जाना साथ साथ। इसमें उसने, हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है प्रेफरेंस स्टॉक की। कॉस्ट क्या है, IRR। IRR कैलकुलेट करने के लिए पहले लोअर रेट पे एनबीवी, फिर हायर रेट पे एनबीवी। स्टार्ट करें, पहले लोअर रेट पे एनबीवी, फिर लोअर रेट बताएं कोई सा। अच्छा अब मुझे ये बताइए, क्या मैं क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन में दिए वही रेट यूज कर लूं ताकि आपकी फिगर्स मैच कर जाएं, या डिफरेंट? वही, चलिए बताइए कौन सा रेट है, 10% और 15%, मैच कर जाए ना। एक ये सॉल्यूशन में है, क्वेश्चन में तो उसने कोई भी नहीं बताया, मैं इसलिए ताकि आपको कैलकुलेशन क्लियर हो जाए, वरना फिर आधे स्टूडेंट बाद में पता क्या कहेंगे, सर ये सारा जो आपने करवाया समझ तो आ गया, सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। ठीक, अब हमारा डिस्काउंट रेट क्या है, 10%। एनपीवी कोई भी परसेंट नहीं ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका सिर्फ अप्रोक्सीमेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, कोई भी अज्यूम करना है ना, हमने अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एनपीवी पहले हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट।
फिर उसमें से मार्केट वैल्यू लेस कर देंगे, हमारी एनपीवी आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? एट द रेट ऑफ 10%, 1 माइनस 1 ओवर, अब आई कितना है? 10%, 1.1, 1 प्लस आई का मतलब 1.1 पावर 4 ओवर आई जो कितना है? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एनवीटी। एनवीटी कितनी है? 12। इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को? ये हाइब्रिड वाले स्टूडेंट प्रॉब्लम है तो हाथ उठाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते, अब क्या करना है? ऐड करना है मैच्योरिटी वैल्यू को टर्मिनल वैल्यू को, जो क्या है? 105। कैसे पता चला 105 है? प्रीमियम 5। तो ये प्लस 105 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई यानी 1.1 पावर 4। अब इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे कि वो भी कर दूं? कर लेंगे। और माइनस कर दे, अब इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू बनानी है तो माइनस कर देना है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद माइनस करना है किससे? 108.97। 108.97 ये क्या आता है आंसर? पॉइंट मैच करता है? सोल्यूशन क्या? भाई पक्की बात, क्लास में कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट जिसका आंसर मैच ना करता हो? हाँ कर ले, तसल्ली से कर ले, कोई जल्दी नहीं है, मुझे तसल्ली से करें। और एक दफा आपके हाथ से ये कैलकुलेशन निकलनी चाहिए। इसमें ना सिर्फ शुरू में मैं भी जब स्टूडेंट था ना तो ये फार्मूला अप्लाई करते हुए गलती कर जाता था। इसमें हो जाता है कि कभी मल्टीप्लाई कर दिया, कभी डिवीजन में, कभी पावर लिखने में, तो वो नेचुरल है। शुरू में आपने कैलकुलेशन कर ले, मैच हो गई। अन्ना प्लस के माइनस, प्लस 0.78। क्लियर? अब क्या करना है? एक डिफरेंट रेट पे, एक मिनट हरे, ये प्लस आया ना 0.78, तो दूसरा रेट मुझे बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? क्योंकि अब बढ़ाऊंगा तो एनपीवी कम होगी, बढ़ाना है मैंने। सॉरी कैलकुलेशन यही, सिवाय रेट चेंज कर ले। अब है एनपीवी एट द रेट ऑफ 15%, तो यहां पे 1.1 की बजाय क्या आ जाएगा? 1.1 भी ऐसे ही होगा ना, डिवाइडेड बाय 0.15। ये तो एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू हो गई। फिर मैच्योरिटी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैसे? सेम, सिर्फ जहां जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1 था वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.15 कर देना, और कुछ नहीं करना, बाकी सारी कहानी सेम 0.15। अब निकाले कल, देखे मैच होता है, हो गया ना? मैं दोनों कैलकुलेट। अब एनपीवी एट लो रेट भी है, एनपीवी एट हायर रेट भी है। अब क्या लगाना है? इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रा, वो फार्मूला लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस। डिफरेंस रेट, डिफरेंस क्या है? 5। 15 और 10 का फर्क 5%। बे क्लियर हुए? अच्छा, कभी कभार अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ जाए या दोनों नेगेटिव आ जाए, कोई मसला ही नहीं, आपने आंखें बंद करके अन्य फार्मूला पुट कर देना। जो माइनस है वो अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? और फिर ध्यान में रखिएगा, दो बातें आईआरआर कैलकुलेट करते हुए दोनों सीखते हैं। पहले, एनपीवी में आपने मार्केट वैल्यू लेस लाजमी करने, और दूसरी, अगर रेट डिफरेंट यूज करेंगे तो आपका आईआरआर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा लेकिन करेक्ट होगा। क्लियर हो गया ये? जी
हाँ, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई ना तो आपसे आईआरआर कैलकुलेट नहीं करवाएगा, ठीक है। फिर आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वही उसकी मार्केट वैल्यू होगी, वो जीरो हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली उसने क्वेश्चन में फिर आई। देखिए क्वेश्चन में ना दो में से एक इंफॉर्मेशन उसको दे ही दे, ठीक है, मार्केट वैल्यू देगा, अगर मार्केट वैल्यू नहीं तो फिर वो डिस्काउंट रेट खुद से देगा, डिस्काउंट रेट नहीं। हाँ, एक होता है रिडीम, जब होता है ना, जब भी कोई डिबेंच शेयर या डिबेंचर रिडीम होता है रिटर्न, तो तीन ऑप्शन होती हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या है, 100 फेस वैल्यू है तो मेच्योरिटी एंड पे जब रिडीम होगा 100 का ही होगा। अगर एट डिस्काउंट है तो 95 का होगा, जो भी उसने बताया हुआ है। 5% डिस्काउंट का मतलब 5% वैल्यू कम, और अगर एट प्रीमियम है तो समझ आ, जी जी। कह रहे हैं सर रेट तो हमने खुद से एज्यूम करना है, अगर हमेशा हम पहला रेट 10% ही एज्यूम करें और फिर दूसरा रेट अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो बढ़ा दें, नेगेटिव आ जाए तो कम कर दें, ऐसे कर ले। आपको मजे की बात बताऊं, मैं ऐसे ही करता हूं, मैं ऐसे ही करता हूं। लेकिन बाज़ औक़ात बुक में जो उसने परसेंटेज दी होती है ना स्टूडेंट को, उसके मुताबिक सॉल्व कराना था, ताकि स्टूडेंट जब घर जाके कर रहा हो उसे कंसेप्ट मैच हो जाए कि कैलकुलेशन में ठीक कर रहा हूं, ठीक है। वरना मैं खुद ऐसे ही करता हूं, भाई हमें क्या पता क्या आएगी। तो मैं पहला स्टार्टिंग पॉइंट 10%, या तो 10% हमेशा रूल ऑफ थंब बना ले, या एक और भी है कि उसने 12% दिया हुआ है ना, तो आप अंदाजा लगा ले यार 12% है तो प्रीमियम होगा, तो इसका मतलब है थोड़ा सा हाँ ज्यादा, पहला 12% ले लें जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर बाकी एनपीवी के मुताबिक जो भी आ रहा है वो कम बेच कर ले। हाँ पॉजिटिव आए तो रेट ज्यादा कर लें, एनपीवी नेगेटिव आए तो रेट कम कर लें। आपके डिस्काउंट रेट डिफरेंट एज्यूम करने से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी फिगर्स डिफरेंट आएगी, दुनिया का कोई पेपर चेकर आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। हाँ, अगर सम टाइम क्वेश्चन में उसने दिए होते हैं परसेंट कि टू कैलकुलेट आईआरआर यूज फॉलोइंग रेट्स, फिर आपने वही करना है जो उसने बताया हुआ। भाई यहां तक बात समझ आई? चलिए ये कैलकुलेशंस क्लोज कर दें अब, ठीक है। आईआरआर की कैलकुलेशन आ गई। चलिए अभी तक के पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो अहम चीज हमने सीखी वो आईआरआर की कैलकुलेशन थी, ठीक है। लेकिन पहले कैलकुलेशन जो हम मैथ में किया करते थे वो ब्लाइंड फिगर्स इंफॉर्मेशन होती थी, यहां पे हम इसे कंपनी के कंटेक्स्ट में सारे क्वेश्चन करेंगे। एक कंपनी है, उसने शेयर्स या डिबेंचर जो है, ये बंद कर दीजिएगा प्रोजेक्ट, इशू किए हैं, उसकी आईआरआर कैलकुलेट करें, या किसी प्रोजेक्ट की आईआरआर कैलकुलेट करें। क्लियर हुई ये बात? अच्छा अब सुनिए, आगे चलने से पहले ना आपको एक कंसेप्ट और बिल्ड करना चाहता हूं। जी रिडीमेबल में टैक्स का इंपैक्ट आता है। आपने तो किसी कैलकुलेशन में सर टैक्स का इंपैक्ट डाला ही नहीं है। कोई माइका लाल क्लास में जो इस सवाल का जवाब दे सके? हाथ उठा के। भाई ये डिविडेंड का केस है, ये शेयर का केस है, वो नहीं आता अल्लाह के। वो इंटरेस्ट जब पे करते हैं ना, इंटरेस्ट जो देखे, जो चीज एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होगी ना उसी में टैक्स का इंपैक्ट आएगा। जो चीज आपके इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, लिखी पड़ी बात है। आगे चलते हैं, ठीक है। लिखी पड़ी बात, अपनी बात पे कायम हो। क्लास के बाद मिल लीजिएगा भाई, इंशाल्लाह तसल्ली कर देगा, बेफिक्र है। क्या बताने लगा था? हाँ, असल में जो आईआरआर, अब ये कंसेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, बहुत अहम कंसेप्ट। आईकैप ने एक जगह पे मसला डिस्कस किया लेकिन इसकी रीजन नहीं बताई। मसला डिस्कस किया, मैं आपके साथ रीजन शेयर कर रहा हूं इसकी।
आईआरआर असल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिडीमेबल सिक्योरिटीज की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इजाद नहीं हुआ था दुनिया में। आईआरआर ये शेयर्स या डिबेंचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इजाद नहीं हुआ था। किस लिए इजाद हुआ था? आपकी इन्वेस्टमेंट को वैल्यूएट करने के लिए कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेट क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेट क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं प्रॉफिटेबिलिटी रेट क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा है उसको पकड़ो। आईआरआर दुनिया में किस लिए इजाद हुआ था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उसमें होता यह है कि आज के दिन हमने एक मुर्गी में इन्वेस्टमेंट की, आज के दिन हमारा आउटफ्लो होगा और फिर आज के बाद हमारे इनफ्लो होंगे। आज हमारा क्या होगा? आज आप एसेट खरीदेंगे, फिर उसके बाद इनफ्लो। इसीलिए जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें कैश फ्लो वही फॉलो किए जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट में यूज होते हैं। यानी इनिशियल कैश फ्लो नेगेटिव, उसको लेस करना है। इनिशियल कैश फ्लो नेगेटिव, उसको लेस, और जो बाकी के कैश फ्लो है एन्युटी और मैच्योरिटी वैल्यू, वो पॉजिटिव के तौर पे यूज। हालांकि आपने अभी तक सोचा नहीं, अब सोचवा रहा हूं। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर देखें तो हम इनिशियली जब शेयर इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, पैसे आए, उसको हम पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव लेते हैं। जो आज की मार्केट वैल्यू है शेयर की उसको नेगेटिव नहीं लेते हैं एनपीवी में, एंड पे लेस करते हैं। और जो डिविडेंड पे करते हैं हर साल, वो आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आउट, उसको तो नेगेटिव होना चाहिए। एंड पे जो आप अमाउंट पे करते हैं टर्मिनल मैच्योरिटी वैल्यू, वो इनफ्लो है कि आउटफ्लो? उसको तो नेगेटिव होना चाहिए, उसको तो नेगेटिव होना चाहिए। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, उसी की कास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना। लेकिन आप जब कभी आई कैप की बुक में देखेंगे या इवन हम भी जब सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो हम जो पेमेंट है इंटरेस्ट या डिविडेंड की, इसको पॉजिटिव में शो करवा के कैलकुलेशन कर रहे होंगे। जो एंड पे मैच्योरिटी वैल्यू है पॉजिटिव करवा के कैलकुलेशन शो कर रहे होंगे, और फिर माइनस किसको करेंगे? मार्केट वैल्यू को। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि जो चीज जा रही है उसे पॉजिटिव शो करवा रहे हैं और जो आ रही है नेगेटिव शो करा। क्यों नहीं? क्योंकि असल में ये जो आईआरआर इजाद हुआ ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए नहीं, ये मॉडल है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। क्योंकि वो इधर भी चल जाता है तो हम उसी थीम को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और वो थीम क्या है कि जब कभी इन्वेस्टमेंट अप्रेज करनी है, पहले हैंड आपका आउटफ्लो होगा, आज के दिन जो भी एसेट है मार्केट आउटफ्लो होगा, और उसके बाद आपको इन आता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बाजू का जब आप बुक पढ़ेंगे देखेंगे कैलकुलेशन में आपको फेस करना पड़ेगी, उसका जवाब मैंने अभी बता दिया। ठीक है, आई आपने बुक में लिखा हुआ ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इसको इग्नोर कर दें, आगे चले। इग्नोर कर दें वो भी ठीक है, रटा मार लें, लेकिन कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही कैलकुलेशन मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी करवानी है। बात समझ आई? चलिए, अच्छा आप मुझे बताइए, इतनी डिटेल डिस्कशन की, मुझे भूल गया कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था। बताइए कौन सा टॉपिक चल रहा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शुरू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, किस लिए? ताकि पता चले हमें फंड्स किस रेट में मिल रहे हैं, आगे इन्वेस्टमेंट करते हुए उस रेट से ज्यादा पे इन्वेस्टमेंट करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। कैपिटल तो बहुत सी तरह का होता है, कितनी तरह का? 4 तरह का। कौन कौन सा? शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बैंक लोन। हमने वन बाय वन हर एक की कॉस्ट कैलकुलेट करना शुरू की। पहले बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट की, फिर वो क्लियर हो गया आपको? फिर प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करना है, वो भी क्लियर हो गया। रिडीमेबल के केस में और फार्मूला, इरिडीमेबल में और फार्मूला। लेकिन एक सवाल का जवाब दे, हमने बैंक लोन में टैक्स की एडजस्टमेंट डाली थी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं डाली। क्यों? इंटरेस्ट की पेमेंट को टैक्स वाले अलाउ करते हैं,
डिविडेंड की पेमेंट को अलाउ नहीं करते, कहते आपका एक्सपेंस नहीं है। क्लियर हो गया? अगर आपको यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपने इस सब्जेक्ट की सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट को कवर कर लिया। सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशन आपने कर ली, अगर आपको ये आईआरआर सही कैलकुलेट करनी आ गई है और आपने ये क्वेश्चन कर लिया। सेकंड मोस्ट, ये बात मैं कल भी आपको बता सकता था, लेकिन मैंने नहीं बताई, क्योंकि कल बताता ना आप डर जाते हैं, वो इतनी मुश्किल, सेकंड मोस्ट, ये तो फिर बहुत ही मुश्किल होगी कोई चीज। मैंने नहीं बताई, छुपा के रखा। मैंने कहा नहीं, जब आप कर लेंगे ना उसके बाद आपको बताऊं। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप खुद वैल्यूएट कर लीजिएगा, खुद वैल्यूएट कर देगा। अच्छा, मोस्ट डिफिकल्ट क्या है वो नहीं आपने पूछनी अभी, वो अभी जब गुजर जाएगी ना फिर बताऊंगा मोस्ट। लेकिन आपने हर एडजस्टमेंट में ये नहीं सोचना कि ये मोस्ट डिफिकल्ट है, वो कुछ अरसे के बाद आएगी। अब आगे चले कि बस काफी है आज के लेक्चर के लिए? आगे चले ऐसा करते हैं, हल्की फुल्की डिस्कशन कर लेते हैं, टेक्निक कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाएंगे। वो आप घर जाकर ट्राई कीजिएगा, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो हम क्लास में तो करनी है। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, वो हम बकायदा पूरे बोर्ड पे जिस तरह एग्जाम में आपने करना है। अभी तो मैं रफ सी ये कैलकुलेशन, ये क्या तरीका है कैलकुलेशन करना, लेकिन ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखानी थी इसीलिए। अब आपका पेपर में क्या पैटर्न प्रेजेंटेशन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में। अब सुनिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीख रहे हैं, लोन की हो, बैंक लोन की हो गई, प्रेफरेंस शेयर की हो गई, अब किसकी? डिबेंचर। सुनिए, डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, एग्जैक्टली वही अप्रोच जो प्रेफरेंस शेयर की है। कौन सी वाली? शाबाश, पूछे सर, रिडीमेबल वाली के रिडीमेबल इरिडीमेबल? पूछे कौन सी? अगर डिबेंचर रिडीमेबल है तो रिडीमेबल वाली अप्रोच, अगर डिबेंचर इरिडीमेबल है, इरिडीमेबल वाली अप्रोच। 100% वही अप्रोच, कैलकुलेशन नहीं, अप्रोच। इरिडीमेबल है तो जो इरिडीमेबल शेयर की कॉस्ट का फार्मूला वही इरिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट का फार्मूला। रिडीमेबल है तो जो रिडीमेबल शेयर्स की कॉस्ट का फार्मूला वही रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट का फार्मूला, सिवाय एक डिफरेंस के, टैक्स का। शाबाश। यहां पे आपने जब एन्युटी कैलकुलेट करनी है तो वो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करनी है। सिर्फ एक चीज, ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली, ये 12, बाकी सारा कुछ यही, बाकी सारा कुछ ये 12 की फिगर है, ये क्या होगी? आफ्टर टैक्स होगी, आफ्टर टैक्स होगी। कुछ समझ आई इसकी? अब देखते हैं, कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स, डिबेंचर या बॉन्ड एक ही मतलब। कैसे कैलकुलेट करेंगे डिबेंचर की कॉस्ट को? कैसे कैलकुलेट करेंगे डिबेंचर की कॉस्ट को? एंड वाले भाई जो कुछ ढूंढ रहे हैं, नजर आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? जरा ये बताइए, ये क्या है? कॉस्ट, और ये क्या है? डिबेंचर। शाबाश। डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? डिपेंड करते हैं, डिपेंड करता है, डिबेंचर रिडीमेबल है, इरिडीमेबल, इरिडीमेबल है तो कोई और, रिडीमेबल है तो कोई और अगर कन्वर्टेबल है तो कन्वर्टेबल क्या होता है? कन्वर्टेबल का लफ्ज़ पहले कभी आपने सुना है? ऐसा डिबेंचर जिसमें आपके पास ऑप्शन हो कि 4 साल बाद या तो पैसे ले लो जो, या शेयर्स में कन्वर्ट कर लो, या पैसे। ठीक है, अभी इसकी तरफ आते हैं, पहले सुन लें। अगर डिबेंचर इरिडीमेबल है तो फार्मूला वही जो इरिडीमेबल शेयर का था, क्या? डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। लेकिन एक फर्क है, ये डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट है जो कि टैक्स अलाउ करते हैं टैक्स वाले, तो इसमें 1 - t के साथ आपने एडजस्ट करना है इंटरेस्ट को।
यानी अगर कंपनी 10 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रही, अगर कंपनी 10 रुपीज डिविडेंड दे रही होती ना तो IRR के फॉर्म में यहां पे 10 नहीं आता, लेकिन अगर 10 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रही है और टैक्स रेट 30% है तो यहां पे 10 नहीं आएगा, क्या आएगा 10 इंटू 1 माइनस 30%, जो 7 आएगा। ये बात समझ आई? अगर इरिडीमेबल है वही फार्मूला, सिर्फ टैक्स की एडजस्टमेंट है। यानी ये आईडी क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन रुपीज, ठीक है, प्राइस ऑफ डिबेंचर जो आज प्राइस है, और टी से मुराद टैक्स रेट। अगर रिडीमेबल डिबेंचर है, रिडीमेबल डिबेंचर है, उसकी कॉस्ट क्या है, और एक चीज का ध्यान रखना है, IRR है यूजिंग आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज, यूजिंग आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज, यूजिंग। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैंने डिबेंचर, कंपनी में डिबेंचर इशू किया, उसके ऊपर 10 रुपए दे रहा हूं, टैक्स वाले ये 10 का एक्सपेंस अलाउ करेंगे? अलाउ करेंगे, यानी कहेंगे ठीक है आप इसको इनकम स्टेटमेंट में डालो और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम टैक्स। एंड पे जाके जब मैं 100 रुपया फेस वैल्यू रीपे करूंगा, ये 100 रुपया भी मेरा एक्सपेंस है, ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ये तो ये तो लाइबिलिटी है, याद आ गया, ये तो लाइबिलिटी कम होगी, एक्सपेंस थोड़ा ही होगा। इसका मतलब है इसके ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं आएगी। एन्युटी वाली अमाउंट के ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी, इंटरेस्ट की अमाउंट के ऊपर टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी, जो मेच्योरिटी वैल्यू है उस पर टैक्स की क्यों नहीं आएगी? वो तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे करेंगे, वो तो लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट होगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट थोड़ा ही होगा। वो तो इंटरेस्ट पे करें तो उसमें होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि IRR कैलकुलेट करना है यूजिंग आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज, लेकिन ये आफ्टर टैक्स की एडजस्टमेंट लगेगी इंटरेस्ट पे, मैच्योरिटी वैल्यू पे नहीं लगेगी। ये बात समझ आ रही है? और फिर अब रिपीट करते हैं कल वाला टॉपिक, क्या IRR कैलकुलेशन हो सकती है 3 तरीकों से। एक मोस्ट एफिशिएंट वे, वो क्या है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के जरिए से या फाइनेंशियल कैलकुलेटर की, जिसकी इजाजत नहीं हमें, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करके उसको कंफर्म करना होता है ना सही किया कि नहीं, वो IRR कैलकुलेट करता। IRR का फार्मूला उतना ही आसान है जितना सम लगाने का फार्मूला, अगर आप में से जो स्टूडेंट कंप्यूटर जानते हो, ये प्रैक्टिकली यूज करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, एनविटी फार्मूला, ये थ्रू रेगुलर कैलकुलेटर होगा, लेकिन इन वन स्टेप, ये जो हमने किया है ये थ्रू कैलकुलेटर किया है इन वन स्टेप, ये आप कर सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते ना, ये कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, डिस्काउंटिंग ईच कैश फ्लो सेपरेटली, ये भी थ्रू रेगुलर कैलकुलेटर होगा, लेकिन इन मल्टीपल स्टेप, हर कैश फ्लो को लैदा प्रेजेंट, लैदा प्रेजेंट, लैदा प्रेजेंट। कल भी यही समझाया था ना, ठीक हो गया? ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया हुआ। अब मुझे बताइए, क्या IRR की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये हमने शेयर्स वाले में सीख लिया था, डिबेंचर वाले में तो दोबारा सीखना पड़ेगा ना? क्यों? सेम होगा, दोबारा करवाने की जरूरत तो नहीं। अगर मैं आपको इतना समझा दिया और एक क्वेश्चन दे दूं तो आप ये तो नहीं कहेंगे सर समझा तो दिया, क्वेश्चन तो करवाया नहीं कि कैसे करना है, हमें क्या पता क्वेश्चन कैसे करना, ऐसे तो नहीं कहेंगे। पक्की बात है, कैलकुलेशन कर लेंगे। चले ठीक है, आगे चलते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड की तरफ। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है IRR कैलकुलेट करते हुए, आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज, क्या सारे के सारे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स होंगे? वही जो एक्सपेंस है वही होंगे, जो लायबिलिटी है ये आप गलती करेंगे, फिर सीख जाएंगे, फिर आइंदा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा हाइब्रिड वाले बताइए, क्या आपको समझ आ गया? क्या आप ये गलती करेंगे? जो स्टूडेंट ये गलती नहीं करेंगे हाइब्रिड में वो हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। ये भाई को माइक दीजिए जिन्होंने हाथ उठाया है, और ये भाई मुझे बताएं कि कौन सी गलती नहीं करनी, कौन सी गलती नहीं, बताइए भाई कौन सी गलती नहीं करनी। शाबाश शाबाश,
बताइए कौन सी गलती नहीं करनी, यानी रिडीमेबल डिबेंचर की आईआरआर कैलकुलेट करते हुए कौन सी गलती नहीं करनी। इसको एडजस्ट कर ले जरा आवाज को जी। हाँ शाबाश, एनविटी की अमाउंट पे टैक्स की एडजस्टमेंट होगी, मेच्योरिटी वैल्यू की अमाउंट पे टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं। बेहतरीन बेहतरीन। अब आते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। अच्छा, इरिडीमेबल डिबेंचर क्या है ये समझ आ गई, रिडीमेबल डिबेंचर क्या है समझ आ गई, कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या ये समझ नहीं आई। नहीं, कन्वर्टिबल डिबेंचर वो है जब कंपनी आपको इशू करते, असल में ना लोग मालिक बनना पसंद करते हैं, लेंडर बनना पसंद नहीं करते, कर्जा दिया तो मालिक। तो इसीलिए जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है ना, कंपनी कहती है यार डिबेंचर ले लो, डिबेंचर ले लो, लोग कहते हैं नहीं शेयर्स दो, कंपनी कहते हैं नहीं शेयर्स तो नहीं, डिसीजन मेकिंग में तो शेयर नहीं करेंगे आपको, वो कहते हैं डिबेंचर। तो फिर दरमियानी रास्ता निकाला जाता है कि आपको अभी हम डिबेंचर दे देते हैं, 3 साल 4 साल या 5 साल के बाद जब ये डिबेंचर की टर्म खत्म होगी ना, आपके पास ऑप्शन होगी। क्या ऑप्शन? चाहे तो इसके पैसे ले ले, चाहे शेयर में कन्वर्ट करवा ले। तो ऐसे शेयर होते हैं कन्वर्ट, डिबेंचर कन्वर्टेबल है। अच्छा, डिबेंचर हमेशा कन्वर्टेबल होंगे, शेयर कभी कन्वर्टेबल नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। शेयर ने किस में कन्वर्ट होना, डिबेंचर ने तो शेयर में होना, शेयर ने किस में होना। Convertible debenture are those debenture which can be converted into ordinary share at maturity. At maturity. अच्छा, अब एक कंसेप्ट है, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो ये भी निबट गया। आपको मैं कंपनी हूं, आपको डिबेंचर इशू किए, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ऑप्शन दी, चाहे तो मेच्योरिटी पे पैसे ले लेना डिबेंचर के वापस, चाहे शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेना। आप क्या करेंगे मेच्योरिटी पे? कंपैरिजन करेंगे, शाबाश, आप हिसाब किताब लगाएंगे। हाँ भाई, ये फर्ज करें कि एक डिबेंचर एक शेयर में कन्वर्ट होना है, बाजुकात एक डिबेंचर 2 या 3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। फर्ज करें एक डिबेंचर एक, आप जब मेच्योरिटी डेट आएगी ना, आप कंपैरिजन करेंगे, यार किस में फायदा है। डिबेंचर 100 रुपए की फेस वैल्यू है, अगर ये डिबेंचर वापस करके पैसे लूं तो 100 रुपया मिलेगा, शेयर प्राइस इस वक्त 120 पे है, अगर मैं शेयर में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे इसके बदले में 120 वाली चीज मिलेगी। आप क्या करेंगे? आप डिबेंचर की फेस वैल्यू और शेयर्स की मार्केट वैल्यू का कंपेयर करेंगे, आपके लिए जिसमें ज्यादा फायदा हुआ वो आप उठाएंगे, वो उठाएगा ये। अब कंपनी के लिए सोचें, कंपनी की कॉस्ट डिपेंड करती है कि ये डिबेंचर होल्डर कौन सी ऑप्शन लेता है। और बताइए क्वेश्चन में अगर उसने बताया हो कि मेच्योरिटी डेट के ऊपर डिबेंचर है 100 का, शेयर है 120 का, ये कन्वर्टेबल शेयर है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो बताइए हम मेच्योरिटी वैल्यू क्या लें, जो 100 वाली या 120 वाली? इसलिए कि शेयर होल्डर कंफर्म है, पागल ना हो, अगर जरा सी भी अकल हुई ना तो कंफर्म है वो हायर अमाउंट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, और जब ये हायर अमाउंट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तो हमारे लिए वो कौन सी ऑप्शन होगी? हायर कॉस्ट वाली, हायर कॉस्ट वाली। तो याद रखिए, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आईआरआर की कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय एक चीज के, क्या भला, कि एन्युटी वैसे ही कैलकुलेट होगी। जब आपने मैच्योरिटी वैल्यू को डिस्काउंट करना है ना, तो आपने थोड़ा सा सोच लेना है कि इसमें डिबेंचर की वैल्यू ज्यादा है या के कन्वर्जन करके शेयर की वैल्यू ज्यादा है। जो ज्यादा हुई हायर, जो ज्यादा हुई वो आपका आईआरआर होगी, ठीक है। वही फिगर आपने यूज करनी है, ठीक है, वही फिगर आपने। इसीलिए हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, कन्वर्टेबल डिबेंचर है ना, ऑप्शंस हैं, पहले हम ऑप्शन नंबर 1 में आईआरआर कैलकुलेट करते हैं कि इफ कस्टमर डज नॉट ऑप्ट
फॉर कन्वर्जन। इसमें जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी डिबेंचर की वो क्या लेनी है? 100। उसके लिहाज से IRR कैलकुलेट कर ली। फिर IRR कैलकुलेट की कन्वर्जन करके 120 लेंगे और दोनों में से जो ज्यादा होगी वो हमारी कॉस्ट होगी। कन्वर्टिबल की समझ आई? इसका मतलब है इसमें 2 दफा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। एक दफा ऑप्शन 1 में इफ डिबेंचर होल्डर ऑप्ट्स कन्वर्जन, और दूसरी दफा ना। आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसने जवाब दे दिया 100 रुपया इनाम, लेकिन ये आप जवाब नहीं दे सकेंगे, ये मुझे कंफर्म है। ICAP ने अपनी बुक में कन्वर्टिबल डिबेंचर का क्वेश्चन दिया। उसने कहा एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100, वो कन्वर्टेबल है 3 डिबेंचर में, सॉरी 3 शेयर्स में, और शेयर की मार्केट वैल्यू है 50 मैच्योरिटी पे। असूल के मुताबिक उसे क्या करना चाहिए? एक दफा उसे IRR की कैलकुलेशन करनी चाहिए बिना कन्वर्जन के साथ, एक दफा कैलकुलेशन करनी चाहिए बिना कन्वर्जन के, फिर दोनों में से जो हायर IRR हो वो कॉस्ट होगी। उसने सिर्फ एक सवाल पूरा सुनिएगा, ICAP ने सिर्फ एक कैलकुलेशन की है। आप बताइए कौन सी की है और क्यों की है? हाथ उठा के कौन सी की है? एक मिनट ठहरे, कौन सी की है और क्यों की है? कन्वर्जन वाली कैलकुलेशन की है। क्यों? क्योंकि 150 हायर अमाउंट है और जाहिर है डिबेंचर होल्डर इसी को ऑप्ट करेगा, इसी में कॉस्ट ज्यादा होगी, इसी में कॉस्ट अंडरस्टूड है। लेकिन हमने प्रैक्टिस करते हुए, ICAP ने दूसरी कैलकुलेशन शो नहीं करवाई, हमने प्रैक्टिस करनी है तो मैंने दूसरी कैलकुलेशन भी शो करवा दी। शाबाश, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, आज हमने जो कुछ पढ़ा समझ आया? आज हमने डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी। इसमें 3 शेयर प्रेफरेंस शेयर में 2 ऑप्शन थी, रिडीमेबल, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। इसमें 3 है, इरिडीमेबल, रिडीमेबल और कन्वर्टेबल। इरिडीमेबल की भाई 1 मिनट दे दें, क्विकली रिवाइज कर दूं, 2 मिनट भी इन्होंने दे जरा। इरिडीमेबल में फार्मूला एग्जैक्टली वही है जो प्रेफरेंस शेयर का था, सिर्फ एक चीज का फर्क है, किसका? टैक्स का। शाबाश। रिडीमेबल में कॉस्ट IRR, फार्मूला वही जो प्रेफरेंस शेयर में था, फर्क सिर्फ एक चीज का है, क्या? टैक्स का। लेकिन टैक्स किसको? एन्युटी वाली अमाउंट को टैक्स के साथ एडजस्ट करना है, मैच्योरिटी वैल्यू को नहीं, वो लायबिलिटी है, वो एक्सपेंस नहीं है। और फिर कन्वर्टिबल में आपने 2 कैलकुलेशन करनी होती है, एक दफा कन्वर्जन के बाद विद कन्वर्जन, एक दफा विदाउट कन्वर्जन। लेकिन अगर आपको पता चल रहा हो ना कि भाई फेस वैल्यू 100 है और जो मैच्योरिटी 3 शेयर मिल रहे हैं और वो 100 से ज्यादा अमाउंट बन रही है, तो फिर अंडरस्टूड है, फिर आप चाहे तो कन्वर्जन वाली करके क्वेश्चन खत्म कर दे। ICAP ने भी ऐसे ही किया हुआ है, उसका मतलब हम भी ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, दोनों में से जो हायर होगी वो लेते हैं। क्लियर होगी ये बात? चलिए, और अब होम असाइनमेंट आप करेंगे। अब ये देखें, ये जो आपको आज का माइंड मैप दिया है ना, इसका बैक पेज देखें, इस पे क्वेश्चंस है, बैक पेज में नजर आ रहे हैं आपको? हाँ जी, 1 2 3 4 4 छुट्टी का दिन है कल, ठीक है। इसको ये 4 क्वेश्चन कर लें, जिसने ये 4 कैलकुलेशन कर लिए ना, ये 4 क्वेश्चन और ठीक समझ आ गए नहीं, इसका मतलब उसकी अच्छी तैयारी हो रही है। मुख्तार स्टेटमेंट है, तुम अच्छी तैयारी हो रही है, इतनी जल्दी एक टॉपिक पे पेपर थोड़ी पास होगा, अच्छी तैयारी हो रही है। तो ये 4 आपकी होम साइड में कर लेंगे, कॉन्फिडेंट है? पक्की बात। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।